बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम फाइलम मोलस्का डिस्कस कर रहे थे और इसका थोड़ा सा पोर्शन रहता है। मसलन इसमें रिप्रोडक्शन कैसी है, तो रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्स से सेपरेट हैं। इसको क्या कहते थे? सेक्स से सेपरेट हो तो डायोशियस है और यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। ट्रोकोफोर लार्वा, ये लार्वा एक स्टेज का नाम है अर्ली लाइफ के। और ट्रोकोफोर लार्वा प्रोटोस्टोम्स की पहचान है। ट्रोकोफोर लार्वा कैसा होता है? लैंटर्न या लालटेन शेप का होता है। इस तरह से कमोबेश इसकी शेप है और यहाँ पर ये सीलिया का एक टफ्ट है, इधर भी सीलियरी टफ्ट है, इधर भी बहुत सारे सीलिया हैं। तो इसकी मदद से ये मूव कर सकता है, लेकिन जो एडल्ट्स हैं वो आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये इनका रिप्रोडक्शन का था। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? तो आपको बता दें कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ट्यूबुलर है। तो इसमें दो ओपनिंग्स होंगी, माउथ और एनस। एक्सक्रीशन इनमें बेहतर हो गई है, नेफ्रीडिया के थ्रू होती है। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं और जो हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी तफसील आएगी। अभी बहुत छोटा है। मैं आपको बताया था कि इनके बॉडी के 3 पार्ट्स हैं। हेड है और उसके बाद डॉर्सल विसरल मास है, वेंट्रल मस्कुलर फुट है। तो माउथ यहाँ से शुरू होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से यहाँ पर ओपन होता है बाहर जाकर, और इनमें सिलोम मौजूद होती है लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाइड है। ये पूरा इनका शेल है। इस पार्ट को मेंटल कैविटी कहते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड को पहले ये मेंटल कैविटी में खारिज करता है, यहाँ से फिर इसको बाहर रिलीज किया जाता है। नर्वस सिस्टम भी इनका सेंट्रलाइज्ड है और नर्वस सिस्टम में 3 गैंग्लिया है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गैंग्लिया छोटे दिमाग को कहा जाता है। तो ये जिस लोकेशन में हो उस हिसाब से गैंग्लियन के नाम हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। मसलन एक गैंग्लियन इधर है, एक गैंग्लियन इधर है, एक गैंग्लियन इधर है। यानी हम कह सकते हैं इनके 3 दिमाग हैं। सर में भी एक दिमाग है, पैर में भी एक दिमाग है, पेट में भी एक दिमाग है, और ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड टाइप का नर्वस सिस्टम है और इनमें आइज वेल डेवलप्ड है। इस ग्रुप में जहाँ है वहाँ तो आइज वेल डेवलप्ड इस तरह से कि ये वर्टिब्रेट आई से कंपेयर की जा सकती है। यानी ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट को भी मालूम करते हैं, कलर भी डिटेक्ट कर सकता है और इमेज फॉर्मेशन भी। तो मुकम्मल एक आई जो काम कर सकती है वही ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इनके एग्जाम्पल्स की तरफ। बहुत सारी मिसालें हैं मोलस्का की हमारे पास। एग्जाम्पल में जो सरफेरिस्ट है गार्डन स्नेल, ये हम देख सकते हैं गार्डन में, बागों में या जहाँ भी सब्जा हो उधर ये आपको नजर आएगा। और ये रूट को भी, स्टेम को भी, लीफ को भी काट के खा सकते हैं। इसी तरह फ्रेश वाटर मसल है। फ्रेश वाटर मसल ये पानी में पाया जाता है, जैसे कि नाम से जाहिर है। ये मसल की स्पेलिंग वगैरह ध्यान रखें, वो मसल वाला मसल नहीं है ये। और इसी तरह ऑक्टोपस है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वीडियोस वगैरह में देखते हैं, काफ़ी बड़ा समुद्री है। लोलिगो है, सी स्क्विड है, ये बड़े बड़े हैं और इनको खास तौर पर इनको सेफेलोपोडा भी कहते हैं इनको, और इनको जाइंट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। जाइंट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, इसका सिंपल मफहूम ये है कि इनवर्टिब्रेट जो एनिमल है उनमें इनसे बड़े साइज का कोई नहीं, काफ़ी बड़े साइज के।
और यही वो ग्रुप था जिसमें ऑक्टोपस में तो शेल एब्सेंट था, सी स्क्विड और लोलिगो में इंटरनल शेल था, बाकी उनमें एक्सटर्नल शेल है। कई हैं, कई इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं इनकी इंपॉर्टेंस की तरफ। इस ग्रुप की अहमियत क्या है? इकोलॉजिकल तो हर जानदार की होती है, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। सर ये नर्वस सिस्टम, ये सारे जो इस ग्रुप के सारे मेंबर्स का ऐसे ही होगा? जी जी जी, मल्टीपल ब्रेन्स सबका है। ये सिर्फ इस ग्रुप में नहीं है, बहुत सारों में मल्टीपल ब्रेन्स हैं, वो आगे हम देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। सर इस ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के मतलब शेल्स होंगे? मैंने कहा ना 3 कैटेगरीज हैं, मोस्टली शेल है, एक्सटर्नल है, इक्का दुक्का में इंटरनल है, और बहुत थोड़े मेंबर्स हैं जिसमें शेल एब्सेंट है। 3 कैटेगरीज हो गए ना, मोस्टली एक्सटर्नल शेल है, फ्यू में इंटरनल है, और उससे भी कम में एब्सेंट है, वो मॉडिफाई होकर खत्म हो। जिनमें शेल्स नहीं होंगे अंदर मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं? हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेंटल है, और वो पानी में रहते हैं। पानी में होने की वजह से वही मेंटल उनके गिल्स का काम करेगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मेंटल इनकी मॉडिफाइड स्किन है जो मल्टीपल फंक्शन करने की जिम्मेदार है। शेल सिक्रीट करना हो तो भी ये करेगी, सांस लेने के लिए भी ये है, बाज़ औक़ात एक्सक्रीशन में भी इसका किरदार है। सबसे पहले यूज्ड एज फूड, इनकी बहुत सारी अक़साम को खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग बात है कि हलाल हराम ये हर मज़हब में है और हर मज़हब में फ़र्क है, तो हम शायद इसके आदी ना हो, दूसरे लोग आराम से खाते हैं। नरम जिस्म है, पूरा निकाला खा ले। अच्छा, इसके अलावा शेल इनका बहुत हवालों से इस्तेमाल होता रहा है। इनका शेल मसलन शुरू में एक ज़माना था जब इनको कॉइन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। कौड़ी नाम सुना होगा, फूटी कौड़ी या कौड़ी कहते हैं। ये कौड़ी इसी के एक शेल का नाम है। ये पैसों के तौर पर इस्तेमाल होते रहे माजी में, अब नहीं। इसी तरह इनको ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। ज्वेलरी में गांव देहातों में शायद आज भी आपको नजर आए कुछ खवातीन अपनी टोपियों के ऊपर सफ़ेद रंग की इस तरह की चीज़ें ये बांध के रखते हैं, दांत जैसे, देखा है ना, ये शेल्स कपड़ों पे आता है। हाँ जी, ये शेल्स हैं, और इनको सस्ती ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। ज़माना बदल गया तो आपका ऑर्नामेंटेशन, खूबसूरती या सजावट के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनके शेल को। और इसके अलावा ये शेल सोर्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। इसके इनर साइड पर एक चमकीला मटेरियल होता है नेक्री, उसकी वजह से बहुत बड़ा शाइनिंग भी हो जाता है। इसी तरह अमेरिका वगैरह में इन शेल्स को क्रश करके रोड में जब तारकोल लगाते हैं उसमें मिक्स करके बनाते हैं, जिसकी वजह से रोड की मजबूती में भी इजाफा होता है और खूबसूरती में इजाफा होता है। बिल्कुल काले रोड नहीं होते उनके, सोबर टाइप के, ठीक है ना। ये शेल का इस्तेमाल था। सर कोरल रीफ, कोरल रीफ अलग है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का था। शेल मैंने आपको याद दिलाता मैं, शेल यहाँ तो बहुत बड़े साइज का है ना, ये हम नजर आते हैं, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का है। इसी तरह आपने सिलेंट्रेटा पढ़ा, वहाँ पर हैं कोरल्स असल, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सिक्रीट करते हैं, लेकिन सारे नहीं करते हैं, वो कम करते हैं। इसके अलावा आपने प्रोटोजोआ पढ़ा, फोरामिनिफेरा, उनमें भी शेल था, यूनिसेलुलर का भी शेल था, उससे भी कोरल रीफ बनते हैं। लेकिन इनसे रीफ नहीं बनते क्योंकि ये कॉलोनी की शक्ल में ग्रो नहीं करते ना, ये चलते फिरते रहते हैं, जहाँ मर गए शेल उधर फेंका। वो इससे पहले वाले 2 ग्रुपों में क्या होता था, वो कॉलोनी की शक्ल में रहते थे, मर गए तो शेल उधर ही टाल लग जाता था, इस तरह से वो रीफ में तब्दील हो जाता था, कोरल रीफ में। तो ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल, वो ज्वेलरी में इस्तेमाल नहीं होता, इनके पैटर्न्स बने हुए हैं इसलिए ज्वेलरी में इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये डिस्ट्रॉय लॉन्स, तो इंसान के लिए एक चैलेंज बन जाता है। ये लॉन की घास को खराब करता है, खास तौर पर गार्डन में। इसी तरह इनकी एक एग्जांपल है, वो डिस्ट्रॉय शिप्स,
बड़े जो समुद्री जहाज हैं खास तौर पर लकड़ी के बने हुए उनको तबाह करते हैं। इसका नाम है टेरिडो। ये अभी तो ज़्यादातर जो समुद्री जहाज हैं वो लोहे के बनते हैं, वरना बाहर अभी भी है सिस्टम। अभी छोटी कश्तियों में अमूमन लकड़ी की बनती है ये कश्ती, और फर्ज करें इतना पानी में डूबी हुई है तो ये डूबे हुए हिस्से में ये चिपक जाते हैं। चिपक के इनकी एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है रेडुला, उसको आरी की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसमें सुराख करते हैं। सुराख करने की वजह से पानी भर जाता है, तो बहुत हादसात का सबब बना है माजी में। लेकिन अभी एक और इशू है, लोहे वाले जहाज़ों के साथ भी अटैक तो होते हैं लेकिन उनकी स्पीड को कम करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ये वेल्स के साथ चिपके हैं और जहाज़ों के साथ चिपके हुए हैं। खुर्द ना होने की वजह से उनकी स्पीड में फर्क आ जाता है। तो ये है इनका, तो ये इनकी इम्पोर्टेंस थी। इसके बाद हम अगले फाइलम की तरफ आते हैं, और अगला फाइलम है हमारा एनिलिडा। एनिलिडा इन दोनों की जगह तब्दील की गई है, बहरहाल जो तरतीब दी गई है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। फाइलम एनिलिडा, पहले इसका नोमेनक्लेचर है रिंग वॉर्म्स। इनका जिस्म, रिंग वॉर्म नहीं है, सेगमेंटेड वॉर्म्स। सेगमेंटेड वॉर्म्स कहा जाता है। सेगमेंटेड इसलिए कहा जाता है कि इनका जिस्म इस तरह से टुकड़ों में बटा हुआ है, और ये टुकड़े सिर्फ बाहर से नजर नहीं आते, अंदर से भी इसी तरह है, और इसीलिए इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स कहा जाता है। हैबिटेट मोस्टली टेरेस्ट्रियल, इनकी अक्सरियत खुश्की में रहती है। फ्यू आर एक्वेटिक, इनमें से चंद मेंबर्स हैं जो पानी में रहते हैं। हैबिट के लिहाज से मोस्टली फ्री लिविंग, मेजॉरिटी इनकी फ्री लिविंग है, और सम पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट लाइफ भी गुजारते हैं पैरासाइट्स, और यूजुअली मोटाइल, इनकी अक्सरियत हरकत कर सकती है। हरकत करने के लिए इनके पास पैरापोडिया मौजूद है। तो पैरापोडिया पे आने से पहले जनरल कैरेक्टर्स को जरा देख रहे हैं। जनरल कैरेक्टर्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। यहां से आगे ये कैरेक्टर हम नहीं बताएंगे क्योंकि सब पे ये बात कॉमन होगा। इसी तरह ये सिलोमेट्स हैं, ट्रू सिलोम यहां पाई जाती है, लेकिन सिलोम इज डिवाइडेड इनटू चैम्बर्स। कुछ चैम्बर्स में डिवाइडेड है सिलोम, या सेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इसके अलावा प्रोटोस्टोम्स हैं। ये तो जनरल कैरेक्टर्स वो वाले थे जो सब में मुश्तरक है। अब इनमें यूनिक क्या हुआ है ये जरा देखें। पहले इसको एस्केलमिंथ के बाद रखा गया था। मैं आपको एस्केलमिंथ की एक बात याद दिलाता हूं। मैंने ये कहा था कि एस्केलमिंथ का जिस्म इस तरह से था, बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम पहली दफा ट्यूबुलर हो गया था, और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही बाहर ओपन होता था। ये सूडो सील बंद थी, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ था जिसको हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहा। लेकिन साथ में इनका इशू ये बताया था कि अगर कहीं एक भी कट लगा तो सारा पानी बाहर निकल जाता है और बॉडी कोलैप्स हो जाती है। इसका हल एनिलिडा ने निकाला है। एनिलिडा ने क्या किया है, जिस्म है तो वही वार्म लाइक इन्हीं की तरह है, लेकिन इसमें सेगमेंट्स हैं और बीच में ये सेप्टा या पर्दे हैं। इन पर्दों की वजह से क्या हुआ है, ये जो बॉडी कैविटी थी ये छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड हो, और इन्होंने भी पानी भर दिया इसमें, तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनके पास थी। लेकिन इस तरह टुकड़ों में तब्दील करने की वजह से क्या हुआ, जरा इधर देखें,
अगर एक टुकड़े में सुराख हो गया, ये कोलैप्स हो गया, तो आगे पीछे वाले टुकड़े अभी भी सलामत हैं। बीच में एक कोलैप्स हो जाए तो उसको लेके चल सकते हैं। हाँ, अलबत्ता एक और चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत इंप्रूव हुआ है। सिर्फ ट्यूबुलर नहीं है बल्कि रीजनल स्पेशलाइजेशन है। इस अमल को टेगमेटाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? ट्यूबुलर भी है और रीजनल स्पेशलाइजेशन है। रीजनल स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? समझो, मसलन ये मुंह है तो मुंह का काम है खुराक को एडजस्ट करना। उसके बाद एसोफेगस है, उसका काम खुराक के साइज को मेंटेन करना है। फिर क्रॉप या गिजर्ड है जहां पर इसको क्रश किया जाता है। उसके बाद स्टमक है जहां थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां फाइनल डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये पहली दफा इधर अपीयर हुआ है। इससे आगे सब ने इसको मेंटेन किया है। इस पूरे अमल को, रीजनल स्पेशलाइजेशन को क्या कहते हैं? टेगमेटाइजेशन कहते हैं। टेगमेटाइजेशन, ये समझ में नहीं आया? मैं आपको ये बताता हूं कि पहला डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से ट्यूब की शक्ल में था। इसको हमने कहा ट्यूबुलर। अब बता रहे हैं कि ट्यूब की शक्ल में तो है, लेकिन इस ट्यूब के सारे पोर्शंस एक जैसे नहीं है और उनके काम में भी थोड़ा थोड़ा फर्क आया है। ये इस तरह से, अब देखें, ट्यूब तो ये भी है, ट्यूब तो ये भी है। क्या ये दोनों ट्यूब्स एक जैसी हैं? नहीं है। इसका ये रीजन इसी डाइजेशन से रिलेटेड छोटे से काम के लिए मखसूस है, अगला रीजन किसी और काम के लिए, अगला किसी और। यहां तो एक रोड था। इस रीजनल स्पेशलाइजेशन को टेगमेटाइजेशन कहते हैं। अब हो गया क्लियर? अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इनका इंप्रूव हुआ है। बाकी देखते हैं क्या हुआ है। यहां पर पहली दफा सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। आई एम सॉरी, मैंने शायद मोलस्का में मिस किया। सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्का में आया है, लेकिन वहां ओपन टाइप का। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है और ये क्लोज टाइप का है। पूरे एनिमल किंगडम में सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का है, एक को ओपन कहते हैं, एक को क्लोज कहते हैं। क्लोज वाला ज्यादा इफेक्टिव समझा जाता है। क्लोज क्यों कहते हैं? यहां देखें, इनका जिस्म को नहीं बनाना। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि ये एक खून की नाली आ रही है पीछे से, आगे की तरफ से खून चलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां से चल रहा है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के करीब आकर इसकी शाखें बन जाती हैं इस तरह से, और इनके दिल 4 से 5 जोड़ा दिल होते हैं। दिल किसे कहते हैं? जो पंप करे खून को। 4 इस तरफ, 4 उस तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम को घेर के, तो 8 दिल यहाँ, 10 दिल। और ये क्या करेंगे? खून को इन हार्ट्स में ये शिफ्ट करेगी ये नाली। फिर ये खून जिधर नीचे आएगा इसको तकसीम करती हुई जाएगी एक, और दूसरी खून की नाली इसको रिसीव करते हुए एक बंद नेटवर्क के अंदर ही खून चलता रहेगा। इसको कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड वेसल्स एंड नेवर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यूज। बॉडी के जो दीगर सेल्स हैं उनके साथ खून कभी भी बराह रास्त रास्ते में नहीं आता। और रेड कलर का खून है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। यहां पर सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, यानी मैं कह सकता हूं बाकी सारे बॉडी सिस्टम्स वजूद में आए हैं, फंक्शनल है, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं। तो फिर क्या कैसे करते हैं? तो स्किन इज यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज। इनकी जिल्द हमेशा गीली रहती है। तो यहां से एक और पॉइंट हमें ध्यान में रखना, जो पानी में रहते हैं उनकी स्किन तो गीली ही रहेगी,
खुश्की वाले भी गीली जमीन में रहते हैं और गीली जमीन में इनकी स्किन को गीला रखती है। साथ में स्किन ग्लैंड्यूलर है, ग्लैंड्यूलर होने की वजह से वो म्यूकस सिक्रेट करती है तो स्किन और गीली हो जाती है। तो ये एक बड़ा इनके लिए फ़ायदा है कि स्किन गीली स्किन की मदद से गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है, अंदर आते ही खून उसको ट्रांसपोर्ट करता है। इसका बाद नर्वस सिस्टम इनका सेंट्रलाइज्ड है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब यहाँ देखें इनका नर्वस सिस्टम कितने दिमागों पर मुश्तमिल है। ये फर्ज करें फ्रंट वाला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा। बॉडी के सेगमेंट्स स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं, लेकिन ब्रेन्स इनके बहुत सारे हैं, जिनको मैं ब्रेन तो नहीं कह रहा हूँ, मैं गैंग्लिया कह रहा हूँ, लेकिन तर्जमा वही है ब्रेन का। इधर सेरेब्रल गैंग्लिया है, ये पैर में है, यहाँ से शाखें निकली हुई हैं पूरे हेड रीजन को। इसके बाद ये सेगमेंटल गैंग्लिया, हर सेगमेंट में एक एक पेयर होता है। तो ये सारे दिमाग हैं और इन सब दिमागों का काम ये है कि जो पीछे से स्टिमुलस आता है उसमें छोटे मोटे फैसले ये खुद करते हैं, बड़े फैसले आगे उसकी तरफ भेजते हैं। तो ये था इनका नर्वस सिस्टम। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका प्रोटोनेफ्रिडिया या आप कह लें नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया पर मुश्तमिल है और ये नेफ्रिडिया पेयर में है। किस तरह से बॉडी इस तरह से सेगमेंटेड है। और एक और चीज याद आ रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा क्लियर कर पाऊँ या नहीं। इनकी बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं इनमें एक यूनिक बात है। वो यूनिक बात ये है कि हर सेगमेंट में सेम सेट ऑफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसको, इस कंडीशन को कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये जुमला दोबारा सुने, जब हर टुकड़े में ऑर्गन सेम हो या रिपीट हो रहे हो तो इस कंडीशन को कहा जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। लेकिन ऑर्गन रिपीट से कहीं कंफ्यूजन ना हो तो आप यूं समझ लें, डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक मौजूद है, रीजनल स्पेशलाइजेशन भी है, लेकिन हर सेगमेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है ना। इसी तरह नर्वस सिस्टम के ये गैंग्लिया भी मौजूद हैं। इसी तरह अब नेफ्रॉन किस तरह से है, नेफ्रॉन इस तरह से है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर और इसका ये पिछला हिस्सा इधर, इसका पिछला हिस्सा इधर, यानी ये नेफ्रिडिया कहलाता है। ये नेफ्रोस्टोम फनल शेप का, उसके बाद कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और इसके बाद फिर ये यूरेटर और इधर ये नेफ्रिडियोपोर के इसमें सीलिया लगे हुए हैं। सीलिया लगे होने की वजह से क्या होता है, ये सिलोमिक फ्लूइड तो भरा हुआ है अंदर, हर सेल अपना नाइट्रोजन वेस्ट उधर सिलोमिक फ्लूइड में डालता है और ये यूं करता रहता है। इसके नतीजे में सिलोमिक फ्लूइड इधर अंदर दाखिल होता है और यहाँ ऊपर नीचे होते हुए यहाँ आने तक इसके ऊपर खून की नालियाँ हैं। वो खून यूजफुल मटेरियल्स को रिकलेक्ट करता है और इधर बच जाता है यूरिन। यूरिन क्या है, यूरिया प्लस वाटर। ये इस नेफ्रिडियोपोर के जरिए बाहर खारिज होता है। तो खारिज होने का निज़ाम कैसा है, इस सेगमेंट का वेस्ट अगले के थ्रू खारिज होगा, उसका वेस्ट उससे अगले के थ्रू, आखिरी का वेस्ट उसी के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेफ्रिडियोपोर्स भी पूरे जिस्म में एक एंड से दूसरे एंड तक भरे पड़े, रिलीज करते चले जाते। ये इनका एक्सक्रीशन का निजाम था। अब आते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है और ये भी मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स अलबत्ता इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों हैं। मैं फर्क बताता हूँ किस तरह से है। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी है, सिर्फ नहीं है। मसलन आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, अर्थवॉर्म का जिस्म इस तरह से है,
ये प्लाटिनम कहलाता है इस तरह। इसका रुख उस तरफ है, दूसरे अर्थवर्म का रुख इस तरफ होगा। ये उसका हेड रीजन है और ये पूरा जिस्म पीछे है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इधर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इधर है। इसका मेल इधर, फीमेल इधर। तो यूं समझो यहां से स्पर्म इधर शिफ्ट होंगे, इसके स्पर्म उधर शिफ्ट होंगे, तो ये एक्सचेंज हो, क्रॉस हो गई। फिर ये क्या करेंगे, इस तरह से एक ककून कहते हैं उसको सिक्रीट करते हैं ये दोनों मिलकर, एक बबल। और फर्टिलाइजेशन के बाद सारे एग्स को इधर रिलीज करके ये इस तरफ पीछे निकल जाता है, ये उधर पीछे निकल जाता है। फिर ये बबल दोनों एंड से बंद हो जाता है, इसको ककून कहते हैं। वहाँ अंदर जो फर्टिलाइज जाइगोट थे बड़े अरसे तक रहेंगे और उसके बाद ये ककून फट जाएगा अंदर से, एडल्ट लेकिन छोटे साइज के एनिमल्स बाहर हैं। ये रिप्रोडक्शन था। अब इसमें अर्थवर्म है। इस ग्रुप का एक बहुत ही अहम मेंबर लीच, आपने नाम सुना होगा, हेरिडू मेडिसिनलिस, वो खून चूसता है, वो पैरासाइट है। बाकी अर्थवर्म वगैरह ये पैरासाइट्स नहीं है। और अर्थवर्म ज़मीन की हमवारी में किरदार अदा करता है। नेचुरल प्लॉट कहते हैं, कुदरती हल किसान। ये ज़मीन को पोरस बनाकर उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी बढ़ा देता है, साथ में ऑक्सीजन की स्टोरेज भी बढ़ जाती है उस ज़मीन में। सर जो वॉर्म्स हमारे, जब हम वो नहीं करते ज़मीन को जब प्लो करते हैं ना सर, उसमें से बड़े बड़े साइज की वो अलग है बेटा, वो ये अलग नहीं है। इस फाइलम में नहीं आता ऐसा कोई नाम देते हैं ना, सर। वो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ये किसी का लार्वा है। बल्कि मैं डायरेक्ट नाम बता दूँ, एक बहुत ही सख्त किस्म का बड़ा सा इंसेक्ट उड़ता हुआ आगे बल्ब से टकरा जाता है कभी, देखा, ये उसका बच्चा है, वो जो खोखरो है, ठीक है। तो वो इस कैटेगरी से ताल्लुक नहीं रखता। तो ये था जी एनिलिडा का